नमस्कार, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम भूमि प्रदूषण के बारे में स्टडी करेंगे। भूमि क्या होती है, भूमि पर होने वाला प्रदूषण किस प्रकार का होता है, उसका परिचय पढ़ेंगे और सॉइल इरोजन के बारे में हम स्टडी करेंगे। भूमि पर्यावरण की आधारभूत इकाई होती है। यह एक स्थिर इकाई होने के नाते इसमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। शेष 1/4 भाग को भूमि कहा जाता है। भूमि की उपलब्ध भू सतह का लगभग 50% भाग ही उपयोग के लायक है और इसके शेष 50% भाग में पहाड़, खाइयाँ, दलदल, मरुस्थल और पठार आदि हैं जो कि इसको अनुपयोगी बनाती हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि विश्व के 71% खाद्य पदार्थ मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं। इस संसाधन अर्थात भूमि की महत्ता इसलिए और भी बढ़ जाती है कि ग्लोब के मात्र 2% भाग में ही कृषि योग्य भूमि मिलती है। अतः भूमि या मिट्टी एक अति दुर्लभ और अति सीमित संसाधन है। निवास एवं खाद्य पदार्थों की समुचित उपलब्धि के लिए इस सीमित संसाधन को प्रदूषण से बचाना आज की महती आवश्यकता हो गई है। आज जिस गति से विश्व एवं भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इन लोगों की भोजन की व्यवस्था करने के लिए भूमि को ज़रूरत से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आज भूमि की पोषक क्षमता कम होती जा रही है। पोषकता बढ़ाने के लिए मानव इसमें रासायनिक उर्वरकों को एवं कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही पौधों को रोगों एवं कीटाणुओं तथा पशु पक्षियों से बचाने के लिए छिड़के जाने वाले मैथिलियन, गैमैक्सिन, डाईथेन, M45, डाईथेन, Z78 और 2,4-D जैसे हानिकारक तत्व प्राकृतिक उर्वरकता को नष्ट कर मृदा की साधना में व्यतिक्रम उत्पन्न कर उसे दूषित कर रहे हैं, जिससे इसमें उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ विषाक्त होते जा रहे हैं और यही विषाक्त पदार्थ जब भोजन के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचते हैं तो उसे नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती है। भूमि अर्थात मृदा प्रदूषण के कारण जब भूमि अपने प्राकृतिक स्वभाव से हटकर अर्थात कृषि कार्य एवं मानव के उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाए तो वह प्रदूषित मानी जाती है। बड़े पैमाने पर हुए औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण ने नगरों में बढ़ती जनसंख्या एवं निकलने वाले द्रव्य एवं ठोस अपशिष्टों पदार्थों मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं। ठोस कचरे के कारण आज भूमि में प्रदूषण अधिक फैल रहा है। ठोस कचरा प्रायः घरों, मवेशी गृहों, उद्योगों, कृषि एवं दूसरे स्थानों से भी आता है। इसके ढेर टीले का रूप ले लेते हैं क्योंकि इस ठोस कचरे में राख, कांच, फल तथा सब्जियों के छिलके, कागज, कपड़े, प्लास्टिक, रबर, चमड़ा, ईंट, रेत, धातुएं, मवेशी गृह का कचरा, गोबर इत्यादि वस्तुएं सम्मिलित होती है। हवा में छोड़े गए खतरनाक रसायन सल्फर, सीसा के यौगिक जब मृदा में पहुंचते हैं तो यह प्रदूषित हो जाती है। अतः भूमि के औद्योगिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भू प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पर ये भू प्रदूषण की बड़ी अच्छी परिभाषा है। इस प्रदूषण के पीछे विभिन्न कारण जैसे रासायनिक प्रदूषण, भू उत्खनन, ज्वालामुखी उद्गार जो मानव एवं प्राकृतिक जनित होता है, भूमि प्रदूषण के कारण आते हैं। घरेलू अपशिष्ट प्रतिदिन आवासीय क्षेत्रों से सफाई के दौरान रसोई का गीला झूठन, कागज, प्लास्टिक के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, कांच, शीशियां, थर्मोकोल, एल्यूमिनियम, लोहे के तार, टिन, कंटेनर, टायर तथा अन्य कूड़ा करकट निकलता है। यही कचरा मिट्टी में मिलकर भूमि को प्रदूषित कर देता है।
नगर पालिका के अंतर्गत संपूर्ण शहर का कूड़ा करकट, मानव मल, मरे हुए जानवर इत्यादि के अपशिष्ट मिट्टी एवं नालों में पड़े सड़ते रहते हैं, जिससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक इकाइयों से सबसे अधिक भूमि प्रदूषण फैल रहा है, जिसमें उर्वरक व रसायन, शक्कर कारखानों, कपड़ा बनाने वाली इकाइयों, ग्रेफाइट, ताप बिजली घरों, सीमेंट कारखानों, साबुन, तेल तथा धातु निर्माण कारखानों के द्वारा भारी हानिकारक एवं विषैले रसायन जब जमीन पर पड़ते हैं और इनके ठोस अपशिष्ट अनेक स्थानों पर पहाड़ व टीलों का रूप ले लेते हैं और इसके कारण उन स्थानों की भूमि प्रदूषित होकर वनस्पति विहीन तथा अनउपजाऊ हो जाती है। कृषि अपशिष्ट, कृषि में अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए व्यक्ति खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है और फसलों की सुरक्षा में कीटनाशकों, शाकनाशकों एवं कवकनाशकों का छिड़काव भी करता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन कीटनाशकों का प्रभाव भूमि पर 10 से 15 साल तक बना रहता है। वहीं फसलें कट जाने के बाद खेतों में अनावश्यक बचे हुए डंठल, पत्तियां, घास, फूस, बीज और पौधों के ढेर जब वर्षा के जल के साथ मिलते हैं और सड़ते हैं तो भूमि प्रदूषित हो जाती है। शहरीकरण भी भूमि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। अपने निवास की तलाश में मानव ने भूमि से पेड़ काटकर उसमें रहने लायक मकान तथा कॉलोनियों का निर्माण किया है। इस निर्माण के दौरान उसमें प्रयोग की गई सामग्रियां सीमेंट, रेत, पत्थर, ईंट, गिट्टी, चूना तथा इधर उधर बिखर जाना और कुछ दिन बाद यह मिट्टी में मिलकर भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। खनन करते समय जब व्यक्ति उससे खनिज तत्व निकालता है तो खुदाई के दौरान निकले अनेक अनुपयोगी पदार्थ एवं वस्तुओं को बाहर छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ की भूमि अनुपयोगी होने के साथ साथ अनुपजाऊ भी हो जाती है, क्योंकि यह खुली धूल जब हवा में उड़ती है तो उसकी ऊपरी परत भूमि को ढक लेती है, जिससे वह प्रदूषित हो जाती है। भूमि प्रदूषण के अन्य स्रोतों में रेगिस्तान में रेत उड़ती हुई अन्य क्षेत्रों की भूमि को में आकर उसकी उर्वरक शक्ति को समाप्त कर देती है। अम्ल वर्षा, ईंटों का निर्माण, भूकंप एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण टूट फूट, अस्पतालों का कचरा, अनुपयोगी तथा हानिकारक पौधों की खेती तथा सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नदियों पर बनने वाले बांधों के कारण वहाँ की भूमि दलदल में बदल जाती है, जिससे भूमि प्रदूषण विविध रूपों में हमारे समक्ष आ खड़ा हुआ है। ये तो भूमि प्रदूषण के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। अब हम मृदा अपरदन को स्टडी करते हैं। मृदा कृषि एवं वन संपदा का आधार है। यह पैतृक चट्टानों, बहते जल, चट्टान चूर्ण, रासायनिक क्रिया, वनस्पति अपघटक एवं अनेक कीटाणु व जीवाणुओं के सम्मिलित क्रिया प्रतिक्रिया का योग है। मिट्टी का उपजाऊपन भी इन्हीं के अनुकूलता या कमी से प्रभावित होता है। भारत एवं विश्व के अधिकांश विकासशील उष्ण व अर्ध उष्ण देशों की मिट्टियां अनेक समस्याओं से ग्रसित है। मिट्टी की जो भी समस्या है उसमें से सबसे प्रधान, दुष्प्रभावी एवं घातक मृदा अपरदन की समस्या है। मृदा अपरदन के लिए प्राकृतिक, जैविक एवं मानवीय सभी कारण उत्तरदायी हैं। इससे सबसे बड़ा कारण मानव स्वयं ही है, क्योंकि मानव को अपने अनेक उद्देश्यों, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुकूलताओं की प्राप्ति के लिए मिट्टी की सबसे अधिक आवश्यकता रहती है। मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन या भूक्षरण कहते हैं। जब विशेष या सामान्य कारणों से किसी स्थान की मिट्टी विघटित या अपघटित होने के पश्चात उसकी ऊपरी परत अपना स्थान छोड़कर बहने या परिवाहित होने लगती है तो उसे मिट्टी का अपरदन कहते हैं। किंतु भारत में एवं विश्व के अधिकांश उष्ण एवं अर्ध उष्ण प्रदेशों में वर्तमान में लगभग यही स्थिति है। मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन मुख्यतः निम्न प्रकार से होता है। जलीय अपरदन, वाटर इरोजन, जल द्वारा अनेक प्रकार से अपरदन होता रहता है। बहता हुआ जल भूतल पर सभी भागों में अपरदन का सशक्त एवं तत्काल प्रभावी कारक है। जल द्वारा मृदा अपरदन निम्न प्रकार होता है। पृष्ठीय अपरदन, शीट इरोजन, यह मृदा अपरदन की प्रथम अवस्था है। इसमें मिट्टी उर्वरकता पपड़ी उखड़ने के साथ प्रारंभ होता है। तत्पश्चात उखड़ी परतें हवा या पानी के द्वारा हटाई जाती रहती है। जिस मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी होती है अथवा जल धारण सरलता से होता है, जुते खेतों
वनस्पति रहित भूभागों, अधिक चराए गए क्षेत्रों, ढालू भागों व स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों में पृष्ठीय अपरदन को अनुकूल दशाएं मिलती है। अल्पसारित अपरदन, रायलिक और स्लोप इरोजन। पृष्ठीय अपरदन के आगे की अवस्था अल्पसरित अपरदन की है। जब पृष्ठीय अपरदन की उपेक्षा कर दी जाए और अपरदन की पूर्व की भांति चलता रहे तो जल संकरी नालियों में बहने लगता है। इस प्रकार संकरी नालियों का बनना ही अल्पसरण है। जहां धरातल का ढाल 3% से अधिक होता है वहां इस प्रकार का अपरदन अधिक होता है। ढाल की दिशा के समानांतर जुताई करने से अल्पसरण को अच्छा अवसर मिल जाता है। गली इरोजन या अवनालिका अपरदन। अल्पसरण से अवनालिका अपरदन का विकास होता है। इस अपरदन का प्रभाव केवल मिट्टी तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि पैतृक चट्टान से भी अवनालिकाएं या गहरी खाइयां बन जाती है। यह अपरदन का सबसे अधिक खतरनाक रूप है। इस प्रकार का अपरदन जिस भूक्षेत्र पर होता है वह कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। अवनालिकाएं अंग्रेजी के लेटर वी तथा यू आकार से बनती है। नदी तटीय अपरदन या रिवरियन एरोजन। जब वर्षा काल में नदियों से प्राय अधिक पानी बहता है जिससे उसके किनारे कटते रहते हैं, गहरा करता है जिससे मिट्टी में कटाव में तेजी आती है। नदी जल में घुले मिट्टी के कारण धारदार यंत्र की भांति कटाव में सहायक होती है। भूस्खलन अपरदन, लैंडस्लाइड इरोजन। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का भयानक रूप भूस्खलन है। जब वर्षा ऋतु में मिट्टी में गहराई तक पहुंचने वाली नमी के दबाव के कारण किसी भ्रंश रेखा के सहारे भूखंड के नीचे खिसकने के साथ होता है। कई बार बारिश के समय में हमने देखा है लैंडस्लाइड सामान्य प्रक्रिया है पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर लैंड का मास मूवमेंट होता है और वो पहाड़ों से गिरकर जमीन पर या रिहायशी क्षेत्रों में आती है। वर्षा बूंदों द्वारा अपरदन, स्प्लैश इरोजन। मूसलाधार वर्षा के समय बूंदाघात से भी मिट्टी अपरदन होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 90% भूक्षरण वर्षा की बूंदों से होता है तथा शेष 10% पानी के बहाव से। वृक्ष विहीन सतह पर वर्षा बूंदें अधिक तेजी से प्रहार करती हैं जिससे मिट्टी उखड़कर दूर तक फैल जाती है और बाद में पानी में घुलकर बहाव के साथ बह जाती है। समुद्री तटीय अपरदन या मैरिनिक एरोजन। समुद्र तट या बड़ी झीलों के तट पर लहरें निरंतर भूमि को काटती रहती है, इसलिए तट पर अनेक प्रकार की कटाव की आकृतियां, चबूतरे या दलदल आदि पाए जाते हैं। इससे भूमि में क्षार बढ़ता है एवं ऐसी भूमि अनुपजाऊ बनी रहती है। इसी भांति हिमानियाँ भी सीमित मात्रा में बर्फीले प्रदेशों में कटाव करती है। जहाँ हिमानियाँ समाप्त हो जाती है वहाँ बर्फ व जल से मिश्रित कटाव के चबूतरे एवं अन्य रचनाएं भी बनती है। अंततः ये पानी बहकर किसी नदी में मिल जाता है। जीवों द्वारा अपरदन, एनिमल इरोजन। विधि प्रकार के जीव बिल खोदकर, मिट्टी खाकर, मिट्टी में अपरदन की क्रिया करके एवं भेड़ बकरियां गहराई तक चराई करके तथा अन्य कारणों से मिट्टी को ढीला करती हैं। इससे उस क्षेत्र की मृदा तेजी से जल या पवन द्वारा वहां से उड़ाई या बहाई जा सकती है। इससे भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसी विशेषकर अर्धशुष्क प्रदेशों में, ढालू घास के मैदानों में एवं वन रहित पशुचारण के क्षेत्रों में होता रहता है, क्योंकि भेड़ बकरियां जड़ों तक चराई करके मिट्टी के कणों को ढीला बनाकर उन्हें शीघ्र अपरदन योग्य बनाती है। मानवीय कारणों से भूमि अपरदन, ह्यूमन इरोजन। मानव अनेक प्रकार के भूमि को अपरदन योग्य बनाता है। वह खान खोदकर, वन काटकर, घास के मैदानों को कृषि भूमि में बदलकर, खेतों को जोतकर व खुला छोड़कर वह भूमि को अपरदन योग्य बनाता है। इसी भांति नगरों में से निकला मैला जल, उद्योगों का अम्लीय जल, प्रदूषित जल व ठोस मैला पदार्थ सभी मिलकर मिट्टी में अनुपयोगी अम्लीय एवं क्षारीय प्रभाव बढ़ाते रहते हैं। इससे भी उपजाऊ मिट्टी तेजी से अनुपजाऊ या बंजर बन जाती है। तो ये सारे हमने सॉइल इरोजन क्या होता है उसे समझा और उसके जो विभिन्न कारण हैं, किस किस तरह से सॉइल इरोजन होता है उसके बारे में हमने
डिटेल से स्टडी की है। धन्यवाद।